आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं 24 नंबर का, या वीडियो नंबर 24 नंबर का है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि हम बीटीएससी का अभी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं ये आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये सब आपका क्वेश्चन अभी चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और ये फर्स्ट दिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन अभी चल रहा है, क्योंकि मैं डेली 20 से 22 क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, तो ऐसे में एक दिन का समाप्त होने में 4-5 दिन लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं, जो कि 24 नंबर का प्रैक्टिस है। अगर आपको ये सारे वीडियो एमटीएस बीटीएससी का देखना है एक जगह पे, तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। 20 तक जो हम क्वेश्चन किए हैं, 20वां नंबर के वीडियो तक, वह आपका जनरल नर्सिंग से संबंधित था, अलग अलग एग्ज़ाम का। लेकिन 21वां से जो शुरू किए हैं यह बीटीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए 11,389 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 13 वर्ष के अस्थमा से पीड़ित बच्चे में श्वसन कष्ट कम करने के लिए कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप सबसे उपयुक्त है। ऐसा ही क्वेश्चन अब पूछता है थियोरिकल। एक 13 वर्ष के बच्चा है, ठीक है, उसे अस्थमा है और उसे श्वसन कष्ट है, तो इन श्वसन कष्ट को कम करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा। चारों ऑप्शन है, ठीक है। 1 घंटे की गतिविधि के बाद 30 मिनट आराम दें, क्या ये उपयुक्त है इसके लिए? नहीं, गलत, ठीक है। क्योंकि अस्थमा वाले मरीज को आप जितना एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे उतना ज़्यादा है उसे जो है श्वसन कष्ट बढ़ जाता है, ठीक है, दम फूलने लगता है। उपचार के दौरान माता पिता की उपस्थिति को हतोत्साहित करें। प्रति घंटे 300 मिलीलीटर मौखिक तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित करें। और चौथा है, तकियों के सहारे बैठने की स्थिति सिटिंग पोजीशन दें। सबसे इसमें जो उपयुक्त है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हम क्या करते हैं, जिसको श्वसन कष्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, मरीज को पीछे बैक साइड में तकिया लगा दीजिए और उस पर जो है उससे क्या करें, बैठा दें तकिए के सहारे, तो अच्छा से वो थोड़ा सा श्वसन कर पाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आईसीयू के डिज़ाइन इंटेंसिव केयर यूनिट, इसके डिज़ाइन के संबंध में निम्नलिखित में से गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो देखिए जैसा भी पूछे, नर्सिंग हस्तक्षेप पूछे, कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो ये थियोरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप पढ़कर आपके अंदर कितना मेमोरी तेज है समझने की, उसको आप समझ के जवाब देते हैं। जैसे पूछ रहा है कि आईसीयू के बारे में कौन सा कथन गलत है, डिजाइन के बारे में, ठीक है ना। आईसीयू को आपातकाल कक्ष, इमरजेंसी कक्ष और ओटी से दूर होना चाहिए। क्या ये सही है कि आईसीयू को इमरजेंसी और ओटी से दूर होना चाहिए? तो आईसीयू दिव्यांग रोगियों, कर्मचारियों और उपकरणों के लिए सुलभ होना चाहिए, बात सही है। आईसीयू में उचित वेंटिलेशन और तापमान नियंत्रण होना चाहिए, सही बात है। आईसीयू में अग्निरोधी यानी फायर रेसिस्टेंस और आपातकालीन निकास, सुरक्षित भंडारण जैसी सुरक्षा सुविधा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। तो ये तीनों तो सही हो गया, तो गलत हो गया ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि आईसीयू जो होता है इमरजेंसी और ओटी दोनों से, तीनों से अटैच होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मरीज को शिफ्ट किया जा सके। और कहता है दूर होना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के दौरान तकनीक या कठिन भाषा, टेक्निकल वर्ड या कठिन भाषा जार्गन का उपयोग किस प्रकार की बाधा उदाहरण है। यानी कम्युनिकेशन में, संचार में दो व्यक्तियों के बीच में अगर टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं या फिर कठिन भाषा का उपयोग करते हैं, तो वह कैसा बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कम्युनिकेशन जितना सरल आसान लैंग्वेज का यूज होगा उतना आसान होगा, जितना टेक्निकल, जितना कठिन भाषा का उपयोग करेंगे कम्युनिकेशन उतना ही हार्ड हो जाएगा। तो जब टेक्निकल और कठिन भाषा का उपयोग करते हैं तो वह कैसी बाधा उत्पन्न करता है, सामाजिक, अर्थ संबंधी, शारीरिक संबंधी, सांस्कृतिक संबंधी। तो ये आपको सीमेटिक, ठीक है ना, अर्थ संबंधी, जब टेक्निकल और कठिन भाषा का उपयोग करते हैं तो उसका अर्थ लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अर्थ संबंधी समस्या होता है कम्युनिकेशन में। आगे क्वेश्चन है नर्सिंग अभ्यास के, अब यहाँ पे देखिए, तो चौथा प्रश्न है, कहता है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल है सिवाय। अब यहाँ पे देखिए, कहता है नर्सिंग प्रैक्टिस के मुख्य उद्देश्य में, मतलब नर्सिंग प्रैक्टिस का मेन पर्पज में शामिल है, एक को छोड़कर, यानी 3 शामिल होगा नर्सिंग प्रैक्टिस में, एक शामिल नहीं होगा। अंतिम अवस्था के रोगियों की देखभाल करना, बिना सहयोग के स्वयं रोगी का निदान करना एवं दवा लिखना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना। देखिए नर्सिंग प्रैक्टिस में
अंतिम अवस्था तक तो यहाँ पे देख लीजिए कि नर्सिंग अभ्यास के लिए हम क्या करते हैं, मरीज को अंतिम अवस्था तक, ठीक है ना, टर्मिनल फेज तक, अंतिम अवस्था तक देखभाल रोगी का करते हैं, पहला सही। दूसरा है बिना सहयोग स्वयं रोगी का निदान करना और दवा लिखना। एक नर्स का काम नहीं है दवा लिखना, पहला बात। दूसरा, हमें अभी अगर ज़रूरत पड़े तो टीम वर्क में काम करते हैं, ना कि खुद जो है हम रोग का निदान करने लगते हैं, तो ये गलत है। दवा लिखना और खुद से रोग का डायग्नोसिस करने लगना ये गलत है, ठीक है। बाकी स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, स्वास्थ्य को फिर से स्थापना करना, ये सब नर्सिंग प्रैक्टिस में है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन यहाँ पे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिसको हिप जो होता है, हिप बोन रिप्लेस किया गया हो, उनमें कौन सी सलाह अनुचित है, अनुचित, उचित नहीं, अनुचित पूछ रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट के बाद, सर्जरी के बाद पैरों को हमेशा आपस में मिलाकर रखना, यदि ऑपरेशन किए गए पैर को हिला ना सके तो तुरंत बताना, ग्लूटेयल आइसोमेट्रिक व्यायाम करना, पैरों को क्रॉस करने से बचना। इसमें सबसे अनुचित जो है वह है सर्जरी के बाद पैरों को हमेशा आपस में मिलाकर रखना। यह जो है उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। यह आपका अनुचित है, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर पैरों को आप हमेशा आपस में मिलाकर ही रखेंगे तो फिर आपका जो पोजीशन है, पैर का स्थिति है, हमेशा के लिए गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, ठीक है, हिलाना डुलाना, पैरों को क्रॉस करना से बचना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है, ठीक है। छठा नंबर का क्वेश्चन है, किशोरियों को संतुलित आहार में किसका सेवन अधिक होना चाहिए। तो जो किशोरियाँ यानी जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए बैलेंस डाइट में किसका सेवन अधिक होना चाहिए। आयरन और कैल्शियम का, सरल कार्बोहाइड्रेट, संतृप्त वसा, ट्रांस फैट। देखिए, तो एक चाहे वो बच्चा हो, एडोलेसेंट हो, ठीक है, या किशोरावस्था में जाए हो, तो वैसे में जो कैल्शियम होता है वो तो ज़रूरी होता है, ठीक है, ज़रूरी होता है हड्डी विकास के लिए। आयरन की गोलियां भी बहुत ज़रूरी होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो इनमें बाकी ये तीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। सातवां क्वेश्चन है, मौसले के हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत के अनुसार एस्टीम नीड्स मतलब आत्मसम्मान का उदाहरण क्या है। तो रिश्ते, नींद, यौन आवश्यकता, उपलब्धि, इनमें कौन सा आत्मसम्मान का नीड है। सब लोग चाहता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, तो वो उपलब्धि, अचीवमेंट जो है व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ी हुई होती है, तो ये उपलब्धि व्यक्तिगत जुड़ी हुई होती है आत्मसम्मान से, इसीलिए यह एस्टीम नीड में आएगा, ठीक है। चलिए आगे है, आठवां क्वेश्चन है, समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास का पहला कदम क्या है। यानी कम्युनिटी में हेल्थ सर्विस के डेवलपमेंट का पहला फेज क्या होता है। स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाना, समुदाय को जागरूक करना, समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति और समस्याओं का आकलन करना, जनशक्ति और धन की व्यवस्था करना। देखिए, चारों चीज़ ज़रूरी होता है समुदाय में स्वास्थ्य के विकास के लिए, लेकिन हमसे पूछ रहा है पहला कदम, फर्स्ट कदम। तो किसी भी कम्युनिटी में हम स्वास्थ्य सेवा के विकास में पहला कदम, पहला चरण यही होता है कि पहले समुदाय के स्थिति के बारे में जानें, वहाँ के स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और वहाँ क्या क्या समस्या है, आप उन समस्याओं का आकलन करें। तो फर्स्ट यही होता है मेजरमेंट। उसके बाद आप योजना बनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, फिर जनशक्ति और धन की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आगे इसका सी राइट हो गया। 9वां क्वेश्चन है, सामान्य भोजन की आदतों का आकलन करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है। सामान्य भोजन की आदत, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति भोजन का क्या पैटर्न है, दैनिक, वीकली, साप्ताहिक, मासिक, इसका आकलन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो उपयोग करते हैं फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरियर, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा, कितना टाइम, सप्ताह, महीना या फिर दिन में भोजन कर रहा है, उसके भोजन करने की फ्रीक्वेंसी को पता किया जाता है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरियर के द्वारा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, नर्सिंग देखभाल के मानकों की विशेषता क्या है। तो नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर में जो स्टैंडर्ड है उसका विशेषता क्या है। यह ब्रॉड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अविश्वसनीय होना चाहिए, देर से लागू होने वाला। तो सबसे पहले देखिए,
नर्सिंग देखभाल के मानकों की विशेषता यही है, मानक स्टैंडर्ड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अविश्वसनीय इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी देखभाल अविश्वसनीय होगा गलत है, ठीक है। देर से लागू होने वाला ये भी गलत है, ठीक है। व्यापक, व्यापक का मतलब मानक से नहीं होता, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप कितना ज़्यादा क्वालिटी दे रहे हैं, और क्वालिटी को हम मेजरेबल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड है। तो ये मापने योग्य होना चाहिए, तभी आप उसे मानक का पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे है 11 नंबर, बच्चों में जीएच डिफिशियंसी, ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी यानी विकास से संबंधित जो हार्मोन है उसकी कमी का पता लगाने के लिए पीक जीएच लेवल पर किया जाता है। मतलब जो जीएच लेवल है कितना पर हम ये पता लगाते हैं कि जीएच डिफिशियंसी है, ठीक है। तो देखिए 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है ना, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से कम अगर लेवल होता है जीएच लेवल, तो फिर हम जानते हैं कि यह जो है डिफिशियंसी लेवल आपका नीचे है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 12 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्ण अवधि पर सामान्य एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है। आप जानते हैं गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड जो है गर्भाशय के अंदर होता है, और यह सबसे ज़्यादा जो होता है 34 से लेकर 36 सप्ताह के बीच में सबसे ज़्यादा देखा जाता है अपने क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे आपको 800 से लेकर 1000 लीटर देखने को मिलता है। फिर 37 सप्ताह से 40 सप्ताह में यह कम जाता है, और 600 से लेकर 800 के बीच देखता है इस समय, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह सबसे ज़्यादा किस सप्ताह में दिखता है, तो 34 से 36 सप्ताह के बीच में, ठीक है। इसकी सामान्य जो होती है 500 से लेकर 1000 जो है लीटर के आसपास होती है। अगर ऑप्शन में 600 से 800 रहता तो हम उसी पर टिक मारते, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे टिटनस टॉक्साइड, टीटी का इंजेक्शन समानतः किस मार्ग से दिया जाता है। तो टीटी का इंजेक्शन कितना आसान पूछा गया था, यह इंट्रामस्कुलर आईएम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त चढ़ाते समय नर्स को सबसे उचित कार्य क्या है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय नर्स के लिए सबसे उचित कार्य क्या होता है। तो देखिए पैक आरबीसी पीआरबीसी को डेक्स्ट्रोज सलाइन से मिलाना गलत, पहले 15 मिनट तेज गति से चढ़ाना गलत, ठीक है। प्रत्येक ब्लड यूनिट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सेट बदलना चाहिए, आईवी सेट बदलना चाहिए, तो ये बात सही है। हर एक आप जो भी यूनिट चढ़ा दिए उसको चढ़ाने के बाद जब आप दूसरा चढ़ाने अगर जा रहे हैं तो उसे बदल देना चाहिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन है, मल त्याग कराने के लिए मलाशय में अधिक मात्रा में द्रव देना चाहिए, वह द्रव क्या कहलाता है। समझ रहे हैं, अगर मल किसी को त्याग कराना है तो मलाशय में हम कौन सा द्रव देते हैं, एनीमा, कोलोनोस्कोपी, ओस्टोमी, एनजी एस्पायरेशन। तो ये होता है नोजोगैस्ट्रिक, यह नाक में डाला जाता है। कोलोनोस्कोपी यह जांच होता है आंतों का, तो द्रव इसमें एनीमा है जिसको डाला जाता है मलाशय में। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका ड्राई आई यानी सूखी आँख का मुख्य कारण क्या है। कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग, ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग, आंसू का कम बनना, ग्लूकोमा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। देखिए तो केरेटोकंजक्टिवाइटिस साइका यानी ड्राई आई में मुख्य कारण यही होता है कि आंसू कम बनता है, ठीक है, आंसू कम बनता है, याद रखिएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, रोगी के साथ सहायक संबंध बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोगी के साथ सहायक संबंध बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है, यानी रोगी के साथ संबंध बनाने के लिए इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है। गोपनीय बनाए रखना, तो नर्स जो है मरीज के जो भी जानकारी है उसे कॉन्फिडेंशियल रखती है, ये बात सही है, ठीक है। सक्रिय रूप से सुनना, आप जो है नर्स है तो आपको पेशेंट की बात सुनना पड़ेगा, तो ये भी सही है। वास्तविकता होना, यानी आपको रियलिटी वास्तविकता जेन्युइन होना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना होगा। केवल सहानुभूति दिखाना, अब बताइए सिर्फ आप सहानुभूति दिखाएंगे और काम नहीं करेंगे तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। तो केवल सहानुभूति वाला बात गलत हो जाएगा, समझ गए। चलिए 18 नंबर, गर्भवती महिला के लिए प्रतिदिन आयरन की अनुशंसित रिकमेंडेड मात्रा कितनी होती है। आयरन की गोली
ठीक है ना, प्रतिदिन। तो देखिए पहले तो ये मात्रा था 35 से 40, लेकिन अब इसे कम करके 27 कर दिया गया, 27 मिलीग्राम, ठीक है, प्रतिदिन होनी चाहिए, याद रखिएगा। आगे का क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, कहता है जीवित ऊतकों यानी जैसे त्वचा पर सूक्ष्म जीवों की संख्या कम करने के लिए किस प्रक्रिया की क्या कहलाती है। अब अभी तक जो आप 19वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन जो देखे हैं थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने से ये क्वेश्चन सब बनने वाला था, ठीक है ना, लेकिन अब जिनसे जो बना अच्छा है, अब तो एग्जाम हो चुका है। जीवित ऊतक, जो भी आपका जीवित ऊतक होता है, जैसे हमारा बॉडी है क्या है, जीवित ऊतक से बना है, तो जैसे त्वचा, इन पर सूक्ष्म जीवों की अगर संख्या कम करना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए स्टेरिलाइजेशन, यह क्या होता है, पूर्ण रूप से किसी भी सूक्ष्म जीवों को हटा देता है, ठीक है, पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से, और यह निर्जीव वस्तुओं पर उपयोग किया जाता है, जैसे सर्जरी में उपयोग होने वाला उपकरण वगैरह, ठीक है, समझ गए, तो उससे किया जाता है। डिसइंफेक्ट होता है कि यह पूर्ण रूप से हटाता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से हटा देता है, बाकी अंदर तक ये साफ नहीं करता है, और इन निर्जीव वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्ट विधि, ठीक है। एंटीसेप्सिस, ये आपका राइट होगा। आप लोग देखते होंगे कि बॉडी पर दाद खाज खुजली हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे सेवलॉन हो गया, डिटॉल हो गया, पोविडॉन हो गया, इन सब से धोया जाता है। तो बेसिकली वो सब एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्सिस कहते हैं, ठीक है। ये सजीव यानी बॉडी के सतह पर उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फर्मिगेशन तो अस्पतालों में होता है, तो ये तो अलग है। 20 क्वेश्चन है, गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूर्ण होने से पहले प्रसव शुरू होना क्या कहलाता है। यानी हम लोग जानते हैं जनरल समय 40 वीक्स का होता है, ठीक है। 37 सप्ताह से अगर पहले जो भी अगर ये शुरू हो जाता है तो उसे हम लोग प्री टर्म कहते हैं, प्री टर्म लेबर कहते हैं, ठीक है ना, समय से पहले होने वाला प्रसव। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो इसको जो होता है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आधारित है आपका किसके सिद्धांत पर, हेंडरसन गलत, नाइटिंगेल गलत, और मेज गलत, तो बच कौन गया, पेप्लोज के ध्यान पर आधारित है। 22 है, साकिर टेप, लाल रंग का टेप जिसे हम लोग MUIC भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये टेप जो होता है यह बच्चे में वृद्धि को मापता है, ठीक है। तो यह बेसिकली मापता है बाँह को, भुजा जो होता है ना उसको मापता है, मीजर करता है टेप के माध्यम से। और टेप मापते में अगर लाल रंग साइड अगर यह दिख जाए तो यह बताता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, यानी गंभीर अति तीव्र कुपोषण है, ठीक है, यह बताता है, ठीक है। 11.5 इसका होता है। अगर 11.5 इससे कम अगर आ गया मेजरमेंट में तो फिर वह SAM में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 11.5 से लेकर 12.4 तक अगर होता है तो यह आपका होता है मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन, मध्यम मतलब होता है, ठीक है ना। और जिसका 12.5 या इससे ऊपर रहता है तो उसे हम लोग मानते हैं अच्छा और स्वस्थ वृद्धि, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन है, तीव्र रक्तयुक्त दस्त यानी पेचिश है, इसका सबसे सामान्य कारण क्या होता है। पेचिश का सबसे सामान्य कारण क्या होता है, ई कोली, शिगेला, रोटावायरस, वी कॉलेरा। तो देखिए अगर रक्तयुक्त दस्त होगा तो शिगेला राइट आंसर होगा, अगर रक्तयुक्त नहीं होता तो राइट आंसर ई कोली होता, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोनों प्रकार का होता है पेचिश में। डायबिटीज इंसिपिडस की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस के जांच के लिए जो होता है इन चारों में राइट आंसर आपका ऑप्शन है वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट। इस टेस्ट में होता यह है कि मरीज जिसको डायबिटीज इंसिपिडस है और उसको जांच करने के लिए अगर जा रहे हैं तो ये सबसे विश्वसनीय टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है, मरीज को लगातार जो है पानी से दूर रखा जाता है
और बिना पानी के भी अगर मरीज को काफ़ी ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो वह बताता है डायबिटीज इंसिपिडस को। ठीक है, तो ये आपका आज का 24 क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पे। आपको इनमें से कितना का जवाब आ रहा था ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बीटीएससी के एग्ज़ाम में 11,389 में पूछे गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।